गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग साइंस का पहला चैप्टर चल रहे थे। एक्चुअली आपकी साइंस 3 पार्ट में बटी हुई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अभी हम इसमें का पहला ही चैप्टर चल रहे हैं जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है और हमारे आसपास के पदार्थ इसका टॉपिक था। हमने पढ़ लिया था अध्याय एक नज़र में, ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों हो चुके थे। हमने ठोस, द्रव और गैस में अंतर पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था कि ठोस, द्रव और गैस के अणु कैसे कैसे होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि ठोस, द्रव और गैस अवस्था में उनका विस्तृत चर्चा की थी हमने। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, पुनः चर्चा करेंगे हम पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। पानी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में मिलता है, ये बात हम पहले भी बता चुके थे। ठोस, ठोस के रूप में बर्फ, द्रव के रूप में पानी और गैस के रूप में वाष्प। गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाता है और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। पदार्थ की भौतिक अवस्था को 2 तरीकों से परिवर्तित किया जा सकता है। ध्यान देना है कि ये कौन सी अवस्था में परिवर्तन हुआ है, भौतिक अवस्था में। 2 प्रकार के परिवर्तन मोस्टली होते हैं, जैसे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन आपके यहाँ पर 2 तरीके से बताए गए हैं, जैसे तापमान में परिवर्तन और आपके तापमान में परिवर्तन करके हम लोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके तापमान में करने के साथ साथ हमारे जो है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ, हाँ, दाब में परिवर्तन, यानी तापमान में परिवर्तन और दाब में परिवर्तन। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग तापमान में परिवर्तन। देखिए इसमें ये एक बर्नर है। बर्नर से हम लोग लैब में इंस्ट्रूमेंट को गर्म करते हैं। बर्नर में आपके स्पिरिट भरी होती है और ये एक थर्मामीटर लगा हुआ है जिससे हम नाप सके कि आखिर टेम्परेचर कितना हो गया है, और इसके अंदर हम लोग चीज़ों को भरते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 पॉइंट है गलनांक। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपको आगे क्लास में बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाले हैं। अगर आप इनको नहीं समझेंगे तो आपके लिए समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। जिस तापमान पर, वायुमंडलीय दाब पर, यानी दाब जो है ना, जितना हम लोग एयर में, जब अभी घर में बैठे हुए हैं, जितना प्रेशर पड़ रहा है एयर का उतना ही पड़े वायु का दाब। अब ये वायुमंडलीय दाब क्या होता है, देखिए हर जगह अलग अलग दाब हो सकता है वायुमंडल का। जैसे अगर कहीं पर आप ऊपर जाएंगे तो दाब अलग आपको महसूस होगा, नीचे आएंगे, ज़मीन के नीचे जाएंगे तो आपको दाब अलग महसूस होगा। तो ये वायुमंडल का भी एक दाब होता है। जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है, यानी लिक्विड बन जाता है कोई भी ठोस, वह उसका गलनांक कहलाता है। यानी लोहे को आप गर्म करिए और जिस टेम्परेचर पे वह क्या हो जाएगा, गलने लगेगा, द्रव बनने लगेगा, वो उसका क्या कहलाएंगे, गलनांक। अब ध्यान देना है कि बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, 273.16 केल्विन। याद रखना डिग्री सेल्सियस नहीं है, आपको केल्विन, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में संबंध पढ़ाया गया होगा। तो यहाँ पर ये केल्विन में है, जो कि डिग्री सेल्सियस से बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि सुविधा के लिए हम इसे डिग्री सेल्सियस यानी 0 डिग्री सेल्सियस, अर्थात जो 0 डिग्री सेल्सियस में केल्विन कितने होते हैं, 273 केल्विन। तो हम इसे कह सकते हैं कि बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। अब ये ध्यान देना है आपको कि 0 डिग्री सेल्सियस ये किसके बराबर होता है, 273। जैसे आपने फ्रीज देखा होगा, तो फ्रीज में आपके 0 से थोड़ा सा नीचे जाता है तापमान तो आपका बर्फ़ जम जाता है, और जैसे जैसे ऊपर आता है तापमान तो वैसे वैसे बर्फ़ पिघलने लगती है। याद रखना, नीचे जाने में जमता है और 0 से ऊपर आने पर पिघलता है, यानी गर्म होता चला जाता है। जब बर्फ़ पिघलती है, बर्फ़ का तापमान नहीं बढ़ता है लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद, क्योंकि संगलन की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ने नहीं देती है। देखिए जब बर्फ़ पिघलती है, बर्फ़ का तापमान नहीं बढ़ता है,
अगर आप बर्फ़ को पानी में मिलाते हैं तो देखिए पानी भी वैसा ही ठंडा होता चला जाता है। बाद में वो थोड़ा गर्म हो जाए बात अलग है, लेकिन उस समय उसका टेम्परेचर नहीं बदलेगा। लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद, क्योंकि जितनी भी गुप्त ऊष्मा है उसमें मिली हुई वो सब बाहर निकाल दे रहा है और अपने आप को पिघला ले रहा है। अब आपको ध्यान देना है संगलन की गुप्त ऊष्मा, ये हेडिंग पड़ेगी आपकी कि संगलन की गुप्त ऊष्मा आखिर होती क्या है। देखिए वायुमंडलीय दाब पर, यानी हमारा प्रेशर कितना रहेगा, वायुमंडल का जो दाब पड़ता है जो अभी नॉर्मल है, पर 1 किलोग्राम ठोस को, कोई भी चीज़ हो सकती है वो 1 किलोग्राम की होनी चाहिए ठोस को। क्यों हम लोग देखिए एक यूनिट मान लेते हैं कि इतनी बड़ी चीज़ को हम इतने में करेंगे, तो हम इसे ये कह सकते हैं। तो वायुमंडलीय दाब को 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बहुत ही आसान हेडिंग है। क्या है संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो 1 किलोग्राम का कोई भी धातु हो, ठोस हो, उसे हम गर्म करेंगे और उस गर्मी के लिए जितनी गर्मी यानी ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी उसे हम उस धातु की, उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी गुप्त, जैसे नाम से साबित हो रहा है गुप्त, यानी छिपी हुई ऊष्मा। अगर इस ऊष्मा को हम उसे दे देंगे तो वह अपने आप को तोड़ लेगा। अतः 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों में अधिक ऊर्जा होती है। देखिए हम ये कह सकते हैं ना कि बर्फ़ की जो गुप्त ऊष्मा है वो कितनी है, 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे ही तो हम लोग 1 किलोग्राम बर्फ़ को क्या कर सकते हैं, पिघला सकते हैं। तो अगर हम बात करें 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ के कण और पानी के कण, तो एनर्जी जो है वो किस में होगी, आपके 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों में से अधिक ऊर्जा होती किसमें, बर्फ़ के कणों की तुलना में। किसमें, पानी के कणों में। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, ध्यान दीजिएगा। 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती, यानी बर्फ के कणों में अधिक ऊर्जा होगी किससे, पानी के कणों से अपेक्षा। ध्यान दीजिएगा, इस बात को बिल्कुल ध्यान दे दीजिएगा। बर्फ के कणों में ऊर्जा ज़्यादा होगी और पानी में कम। इसके बाद देखते हैं क्वथनांक। ऊपर हो गया गलनांक, गलन की गुप्त ऊष्मा भी हो गई, और अब हम पढ़ेंगे क्वथनांक। वायुमंडलीय दाब पर तथा तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है। दाब वायुमंडलीय होना चाहिए, वही नॉर्मल दाब, और जिस ताप पर कोई द्रव क्या होने लगे, अब उबलने लगे। गलनांक में गलने लगा था और अब उबलने लगा है, इसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक समष्टि गुण है, यानी क्वथनांक क्या है, जल का क्वथनांक। ध्यान दीजिएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पानी का होता है और 273 डिग्री सेल्सियस उसको हम प्लस कर देंगे केल्विन में बदलने के लिए, तो हमारी हो जाएगी 373 केल्विन। यानी हम सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है, और अगर हम केल्विन में बदलें तो 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन। ठीक है। इसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आपका वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। जैसे वहाँ पर आया था संगलन की यानी गलने की गुप्त ऊष्मा, वैसे ही वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर, क्वथनांक तो ऊपर जानते हैं ना जहाँ पे वो गलने लगे, वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, इतना ही करेंगे हम लोग, ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज होने लगेंगे। चलिए देखिए फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं पूरा चैप्टर। हम लोग चल रहे थे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, ठोस, द्रव और गैस। तीनों के गुण पढ़े थे हमने अच्छे तरीके से। ठोस, द्रव और गैस के फिगर आप ज़रूर बना लेंगे। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस के अगर ये फिगर नहीं बनता है ये वाला, तो कोशिश करिएगा, लगभग बन जाएगा, है ना, थोड़ी सी मेहनत करिएगा। और इसके बाद आपका हमने गलनांक और क्वथनांक आज पढ़ाया है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन।
ठीक है। अब गुप्त ऊष्मा भी बता दिया है हमने आपको, संगलन की गुप्त ऊष्मा यानी गलने की, 1 किलोग्राम को गलाने के लिए, और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा यानी 1 किलोग्राम को वाष्पीकृत करने के लिए। धन्यवाद।